शादी की रात आ गई। ठाकुर साहब का फार्म हाउस रोशनी से जगमगा रहा था। डॉक्टर, ये क्या हो रहा है मेरे मेहमानों को? जल्दी देखिए। ठाकुर साहब, ये बहुत ही गंभीर फूड पॉइजनिंग का मामला लगता है। जो बिरयानी मेहमानों ने खाई है उसमें कोई बहुत ही घटिया जहरीला केमिकल मिलाया गया है। अगर इन लोगों को तुरंत बड़े हॉस्पिटल में नहीं ले जाया गया तो सबकी तबीयत ज्यादा खराब हो सकती है, खासकर बच्चों की। ये कहानी है लालची बिरयानी वाला। बेटा राहुल, तेरी पढ़ाई का तो अंतिम साल है, फिर आगे का क्या सोचा है? सोचना क्या है पिताजी, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करूंगा। मेरी तो लाइफ सेट है। देख बेटा, मैंने कभी तुझ पर अपनी मर्जी नहीं थोप, हमेशा वही करने दिया जो तू चाहता है। लेकिन एक बार मैं जो कहने वाला हूँ उस पर गौर करना। जी पिताजी, बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं आप? बेटा, शहर में हमारी इतनी बड़ी और पुरानी बिरयानी की दुकान है जिससे महीने में हजारों की कमाई आसानी से हो जाती है। लेकिन अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, पता नहीं कब भगवान का बुलावा आ जाए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जॉब न करके अपने इस बिजनेस को आगे बढ़ाओ। नए नए तरीके से इस बिजनेस को ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। पिताजी, मैं इस बारे में आपको सोचकर बताता हूँ। ठीक है बेटा, चलो अब मैं फोन रखता हूँ। राहुल का दोस्त रोमी बड़े ही ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था। क्या हुआ राहुल, तेरे पिताजी क्या बोल रहे थे? यार रोमी, उनका कहना है कि मैं जॉब ना करके उनका बिजनेस संभालूं। अब तू ही बता, क्या बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई मैंने इसलिए की थी कि मैं बिरयानी की दुकान चलाऊं? देख राहुल, मेरी मान तो तू अपने पिताजी की बात मान ले, क्योंकि ऐसे में तू खुद अपनी मर्जी का मालिक रहेगा। और नौकरी में तो तू कितने भी ऊंचे पोस्ट पर चला जाए, लेकिन रहेगा तो नौकर ही। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि तू अपनी पढ़ाई, अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करके इस बिजनेस को ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है। बात तो तेरी ठीक है। तो मैं पिताजी को फोन करके बता देता हूँ कि पढ़ाई खत्म होते ही मैं वापस आ जाऊंगा। कुछ समय ऐसे ही बीत जाते हैं। राहुल अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने घर लौट आता है। लेकिन क्या वो दीनदयाल की तरह ही इस बिजनेस को ऊंचाइयों पर ले जा सकता है? क्योंकि जहां एक तरफ दीनदयाल जी का मानना था कि अन्न केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि ये खिलाने वाले के व्यक्तित्व का आईना होता है, वहीं राहुल, जो शहर से बड़ी पढ़ाई करके लौटा था, उसके लिए पिता की ये ईमानदारी एक पुरानी और दकियानूसी सोच से ज्यादा कुछ नहीं थी। तो देखना ये है कि क्या जिस उद्देश्य से दीनदयाल जी ने राहुल को बुलाया था वो पूरा हो पाता है या नहीं। बेटा, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। अरे अम्मा, बैठो बैठो, बस 2 मिनट। हरिया, जरा अम्मा को 1 प्लेट बिरयानी तो देना। जी सेठ जी, अभी देता हूँ। ये लीजिए अम्मा, गर्मा गर्म बिरयानी खाइए और हमारे सेठ जी के लिए भगवान से ढेर सारा आशीर्वाद मांगिए। बूढ़ी अम्मा अपने कांपते हाथों से प्लेट पकड़ती है और उसकी आंखों में आंसू निकल आते हैं। वो आसमान की तरफ हाथ उठाकर दीनदयाल जी को मौन दुआएं देती है और फिर एक कोने में बैठकर खाने लगती है। राहुल, जो कि लैपटॉप पर हिसाब देख रहा था, पेन पटक कर खड़ा हो जाता है और उसे अपने पिता की ये दरिया दिली बिल्कुल रास नहीं आती। पिताजी, जरा यहाँ आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बेटा, बोलो, क्या बात है? हिसाब में कुछ गड़बड़ है क्या, या फिर कुछ नया प्लान किया है? हिसाब में गड़बड़ नहीं है पिताजी, बल्कि आपके इस काम करने के तरीके में गड़बड़ है। मैं पिछले 1 महीने से देख रहा हूँ, ये बुढ़िया रोज यहाँ आती है और आप इसे मुफ्त में भरपेट खाना खिलाते हैं। आपको पता है ना, हमारी 1 प्लेट बिरयानी की कीमत 80 रुपये है, महीने के 2400 और साल के करीब 30,000 रुपये। आप सीधे सीधे अपनी जेब काट रहे हैं। पिताजी, ये दुकान है ना कि कोई धर्मशाला? राहुल बेटा, तूने शहर के बड़े कॉलेज में जाकर नफा नुकसान की किताबें तो बहुत पढ़ ली, लेकिन इस जिंदगी की किताब का एक भी पन्ना तू समझ नहीं पाया। ये जो बुढ़िया तुझे दिख रही है ना, ये कोई आम भिखारी नहीं है। कुछ साल पहले ये दुकान कर्ज की वजह से बिकने की कगार पर था। तब ये अम्मा हमारे दुकान के सामने आकर बैठती है और अपने हाथ ऊपर कर भगवान से दुआएं मांगती है। और मैंने देखा है, जब से ये दुकान पर आने लगी तब से दुकान में ग्राहक
ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी। क्या पता इसकी दुआओं में कोई जादू हो जो हमारी बरकत रुकने का नाम नहीं ले रही। मुझे पता है इसका इस दुनिया में कोई नहीं। मैं इसे मुफ्त का खाना नहीं खिला रहा बेटा, मैं तो बस एहसान का ब्याज चुका रहा हूँ जो जाने अनजाने में इसने मुझ पर कर दिया। पिताजी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? दुआ, जादू, ऐसा कुछ नहीं होता। भावुकता से व्यापार नहीं चलता। अगर हम ऐसे ही खैरात बांटते रहे तो जो मैं इस दुकान को एक बड़ी फ्रेंचाइजी बनाने का सपना देख रहा हूँ वो कभी पूरा होगा ही नहीं। हमें लागत कम करनी होगी और मुनाफा बढ़ाना होगा, न कि ऐसे मुफ्तखोरों को पालना होगा। राहुल चुप करो और याद रखो, इस दुकान की बरकत यहाँ के स्वाद से नहीं है बल्कि इन बूढ़ी माँ जैसे लोगों और हमारे व्यापार से है। और जब तक मैं जिंदा हूँ ऐसा ही चलता रहेगा। बाकी मेरे बाद तुम्हें जो करना है जैसे करना है करते रहना। अरे अरे बेटा, तुम्हारे पिता की इसी नीयत की वजह से तो ये दुकान ग्राहकों से भरी रहती है। मेरी मानो तो तुम भी ये सबक सीख लो, बहुत काम आएगी। क्या खाक सीख लूं? ये कोई सबक नहीं बल्कि बेवकूफी है। देखता हूँ कब तक पिताजी अपनी ये बेवकूफी चलाते हैं। दीनदयाल जी का वो उसूल राहुल के दिल में कांटे की तरह चुभ रहा था। वो बस उस मौके की तलाश में था जहां दुकान की चाबियां पूरी तरह उसके हाथ में आ जाए। और वो मनहूस शनिवार का दिन राहुल के लिए वही मौका लेकर आया। दोपहर का वक्त था। दुकान पर ग्राहकों की भारी भीड़ लगी हुई थी और अचानक दीनदयाल जी के सीने में एक असहनीय दर्द उठा। वो पसीने से लथपथ हो गए। हरिया ने उन्हें संभाला और पानी पिलाया। छोटे मालिक, सेठ जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब लग रही है। इनके सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा है। हमें इन्हें तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। नहीं नहीं हरिया, डॉक्टर की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा दर्द है। राहुल बेटा, मुझसे आज खड़ा नहीं हुआ जा रहा। आज दुकान की पूरी जिम्मेदारी तेरे ऊपर है। तुम गल्ला संभालो और हरिया के साथ मिलकर ग्राहकों को देखो। मैं घर जाकर थोड़ा आराम करूँगा। हाँ। अरे पिताजी, आप बेकार ही चिंता करते हैं। मैं हूँ ना, सब संभाल लूंगा। आप चुपचाप घर जाइए और आराम कीजिए। और हरिया, जा तू अंदर देख, बाहर का काम मैं निपटाता हूँ। दीनदयाल जी भारी कदमों से घर की तरफ चले गए। राहुल बाहर ग्राहकों को संभाल रहा था। आओ आओ, खुशबूदार बिरयानी खाओ, बिल्कुल नए स्वाद के साथ। अरे बेटा, दीनदयाल जी दिखाई नहीं दे रहे हैं। और ये क्या तुम जो कह रहे हो बिल्कुल नए स्वाद के साथ, क्या आज बिरयानी में कुछ अलग पड़ा है? अरे काका, पहले आप खा कर तो देखो। और हाँ, आज बिरयानी के साथ ठंडाई फ्री है। अरे वाह, तब तो मजा आ जाएगा। चलो जल्दी से एक प्लेट लगवा दो और एक प्लेट पैक कर देना। अरे हरिया, जल्दी करो, बाहर ग्राहकों की भीड़ लगी पड़ी है। सबकी प्लेट जल्दी जल्दी लगाओ। ये लो बेटा पैसे। अरे काका, ये तो सिर्फ 80 रुपये है। आज बिरयानी में सारी चीजें स्पेशल पड़ी है, इसलिए आज से बिरयानी 100 रुपए प्लेट हो गई है। अरे ऐसे कैसे? कल तक तो बिरयानी 80 रुपये प्लेट थी, आज अचानक से 100 रुपये हो गई। हाँ, तो कल तक बिरयानी के साथ ठंडाई भी तो फ्री नहीं थी। राहुल की बात सुनकर सबको ताज्जुब तो होता है, लेकिन कोई कुछ कहता नहीं। सारे लोग उसे पैसे देकर चले जाते हैं। तभी वहाँ बूढ़ी अम्मा आती है। बेटा, बड़ी भूख लगी है। कल रात से पेट में पानी के अलावा कुछ नहीं गया। तो मैं क्या करूं? चलो निकलो यहाँ से। बहुत चला लिया आपने धर्म खाता। अब आज से किसी को भी फ्री का खाना नहीं मिलेगा। पैसे है तो निकाल, नहीं तो यहाँ से दफा हो जा। बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे पिता तो मुझे कभी खाली हाथ। मैंने कहा ना, दफा हो जा यहाँ से। मेरे पिता बेवकूफ है जो अपना नुकसान करके तुम जैसे लोगों को पालते हैं, और मैं कोई समाज सेवक नहीं हूँ, व्यापारी हूँ। चल आगे बढ़, ग्राहकों का रास्ता मत रोक। बहुत बदबू आ रही है तुझसे।
छोटे मालिक, आप ये क्या अनर्थ कर रहे हैं? बाबूजी को पता चलेगा तो वो नाराज होंगे। आप अम्मा को खाना दे दीजिए। तुम अपनी औकात में रहो हरिया, तुम यहाँ सिर्फ एक नौकर हो। अगर तुम्हारी ममता इतनी ही जाग रही है तो अपनी जेब से पैसे निकालो और इसे किसी और की दुकान से खरीद कर खिलाओ। मेरी दुकान का एक दाना भी इस बुढ़िया के पेट में नहीं जाएगा। और तू खड़ी क्या है, भाग यहाँ से। ठीक है बेटा, भगवान तेरे इस घमंड को बहुत लंबी उम्र दे। अम्मा की जाते ही आसमान में काले बादल छा गए, मानो कुदरत को भी राहुल की चुपती बातें पसंद ना आई हो। उसी रात राहुल जब दुकान बंद करके एक बड़े मुनाफे के साथ घर पहुंचा तो घर का माहौल बिल्कुल बदला हुआ था। चारों तरफ एक खौफनाक सन्नाटा था। रमन ने जैसे ही पिता के कमरे का दरवाजा खोला, वो देखता है कि दीनदयाल जी दर्द से बेचैन हो रहे हैं। अरे पिताजी, क्या हुआ आपको? क्या ज्यादा तबीयत खराब लग रही है? और ये देखिए, आज की कमाई रोज से ज्यादा हुई है। हाँ राहुल, लगता है मेरी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है, लेकिन आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। और हाँ, जहाँ तक ज्यादा कमाई की बात है तो काम में जितनी ईमानदारी रखोगे कमाई उतनी ही बढ़ेगी। राहुल को दीनदयाल की नसीहत अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो उनकी तबीयत को भी ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता। वो तो बस अपनी आज की कमाई से खुश था, लेकिन वो नहीं जानता था कि आज की रात उस पर बहुत भारी होने वाली है। अगली सुबह जैसे ही उसकी नींद खुली, दीनदयाल जी इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे, जिसके बाद दुकान की पूरी जिम्मेदारी अकेले उसके कंधों पर आ गई। अब उसका एक ही मकसद था, लागत और आधा करना और मुनाफे को 4 गुना बढ़ाना। इसके लिए उसने शहर के सबसे बड़े और बदनाम थोक व्यापारी गुप्ता के गोदाम का रुख किया, जो नकली मसालों और अनाज का धंधा करते थे। आइए आइए राहुल बाबू, सुना है दीनदयाल जी के जाने के बाद अब पूरी कमान आपके हाथ में है। वैसे सच कहूँ तो बड़े अफसोस की बात है, बड़े नेक इंसान थे वो, पर खैर किसी के जाने से जिंदगी रुकती नहीं। तो बताइए हमसे क्या सेवा चाहिए? देखिए गुप्ता जी, मुझे नेक बनने का कोई शौक नहीं है, मुझे बस मुनाफे से मतलब है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि कम लागत में मुनाफा ज्यादा हो। पिताजी बासमती चावल मंगाते थे, वो बहुत महंगा पड़ रहा है। मुझे ऐसा सस्ता बताइए जिसमें चावल का रंग रूप तो वैसा ही रहे, बस कीमत आधी हो जाए। हाँ? अरे राहुल बाबू, आप तो बिल्कुल हमारे जैसी भाषा बोल रहे हैं। बिजनेस का असली रूप यही है। ये देखिए, दिखने में बासमती लेकिन है नकली। पकने के बाद कोई माई का लाल नहीं बता सकता ये कौन सा चावल है, और कीमत असली बासमती से चौथाई। वाह गुप्ता जी, आज से मेरी दुकान का सारा माल यहीं से जाएगा, चाहे चावल हो या मसाले। मुझे बस पैसे कमाना है, लोग क्या खाते हैं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले ही दिन गुप्ता जी के गोदाम से सामान की गाड़ियां दीनदयाल की दुकान पर उतरी। जब हरिया ने उन बोरियों को खोला तो उसका दिमाग खराब हो गया। वो तुरंत गुस्से में राहुल के पास पहुंचा। छोटे मालिक, ये क्या है? ये कैसा सामान आया है? ये चावल, ये मसाले, आप ग्राहकों को क्या खिलाना चाहते हैं? अपनी आवाज नीचे रखो। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि तुम यहाँ सिर्फ खाना बनाने के लिए हो, मुझे व्यापार सिखाने के लिए नहीं। जमाना बदल गया है, लोग सिर्फ रंग देखते हैं, स्वाद देखते हैं, उन्हें क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं होता। छोटे मालिक, सेठ जी हमेशा कहते थे कि जो भोजन हम दूसरों को परोसते हैं वो सीधा उनके पेट में नहीं। अगर ये खाना खाकर कोई बीमार हो गया, किसी मासूम की जान चली गई, तो हम ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाएंगे? बस बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास। पिताजी भी जिंदगी भर ईमानदारी का ढोल पीटते रहे, और आखिर में क्या मिला उन्हें? एक छोटी सी दुकान। मैं उनकी तरह बेवकूफ बनकर पूरी जिंदगी नहीं काट सकता। मुझे अमीर बनना है, बहुत अमीर। अगर तुम्हें इस दुकान में काम करना है तो इसी सामान से बिरयानी बनेगी, नहीं तो अपना ये ज्ञान संभालो और यहाँ से दफा हो जाओ। तुम जैसे कारीगर मुझे 2-2 टके में मिल जाएंगे। ठीक है छोटे मालिक, सेठ जी ने मुझे इंसानियत का पाठ सिखाया था, हैवानियत का नहीं। इन हाथों ने हमेशा वफादारी का काम किया है। मैं अपने इन हाथों से लोगों के पेट में जहर नहीं डालूंगा। मैं आज इसी वक्त ये दुकान छोड़ रहा हूँ। याद रखना राहुल बाबू, जिस लालच के महल को तुम खड़ा कर रहे हो उसकी बुनियाद बहुत कमजोर है। एक दिन ये महल पूरी तरह गिरेगा। हरिया के जाने के
के बाद राहुल ने एक नए सस्ते और चापलूस कारीगर को काम पर रख दिया, जो उसके कहे अनुसार हर तरह की मिलावट करने को तैयार था। शुरुआत के दिनों में कुछ हफ्तों में राहुल की तरकीब तो चल पड़ी। चटक रंगों की वजह से बिरयानी से ही लोग आकर्षित हुआ करते थे। यही नहीं, राहुल ने बिरयानी के दाम भी थोड़े घटा दिए थे, जिससे दुकान पर भारी भीड़ उमड़ रही थी। राहुल बेहद खुश था। दोनों मुझे ईमानदारी का पाठ पढ़ा रहे थे, लेकिन आखिर में मेरा तरीका ही काम आया ना। देख रही हो भाग्यवान, जब तक बड़े मालिक जिंदा थे हमें कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई, लेकिन उनके जाते ही परेशानियों ने चारों तरफ से जकड़ लिया। देखो जी, मैं तो कब से कह रही हूँ, इतने सालों का हुनर आखिर किस काम आएगा। मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं, तुम उनसे बिरयानी का ठेला लगाना शुरू करो। भगवान ने चाहा तो बरकत जरूर होगी। हाँ कोमल, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। आखिर कब तक यूं हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। मैं कल से ही ठेला लगाना शुरू करूंगा, आगे भगवान की मर्जी। अगले दिन हरिया बाजार के दूसरे मोड़ पर अपना ठेला लगाता है। उसके हाथों की बनाई बिरयानी की खुशबू पूरे बाजार में फैल जाती है। बिरयानी खा लो, बिरयानी मात्र 50 रुपए प्लेट। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। अरे ये तो हरिया है। अरे हाँ, ये तो दीनदयाल जी की दुकान पे काम करने वाला हरिया है। इसके हाथों में तो जादू है, जादू। चलो आज दीनदयाल जी की दुकान पर ना जाकर हरिया के ठेले पर जाकर बिरयानी खाते हैं। देखे तो इसके हाथ का जादू बरकरार है भी या नहीं। हरिया के हाथों की बिरयानी खाकर सभी ग्राहक बहुत खुश होते हैं। अरे हरिया भाई, तुम कहाँ गायब हो गए थे? तुम्हारे हाथों का स्वाद तो इतने सालों से हम खाते आ रहे हैं। यूं अचानक गायब हो जाने से हमारा स्वाद ही बदल गया था। वैसे तो दीनदयाल जी का नया नौकर भी ठीक बिरयानी बना लेता है, लेकिन तुम्हारे हाथ के स्वाद का क्या ही कहना। हरिया मुस्कुराता है। तभी वहाँ बूढ़ी अम्मा आती है। बेटा, बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? हाँ अम्मा, जरूर मिलेगा। तुम बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए प्लेट लगाता हूँ। तिरजू, ये ले पेट दर्द की दवा। तो छिपकर इसे हरिया के मसालों के डिब्बे और बचे हुए बिरयानी की बर्तन की प्लेट में मिला देना। जब लोग उसकी बिरयानी खाकर तड़पेंगे और अस्पताल पहुँचेंगे और पुलिस उसे घसीटते हुए ले जाएगी, तब का धंधा हमेशा के लिए चौपट हो जाएगा। जरूर, समझो काम हो गया। आज ही उसका काम तमाम कर दूंगा। अगले दिन दोपहर को राहुल दुकान पर बैठा बड़ी बेसब्री से तमाशा देखने का इंतजार कर रहा था। वो सोच रहा था कि अभी लोग पेट पकड़कर चिल्लाएंगे, लेकिन शाम हो गई और हरिया की दुकान पर सब कुछ हमेशा की तरह सामान्य था। लोग मजे से खा रहे थे। राहुल ये देखकर आग बबूला हो उठा और अपने नौकर पर वो बहुत चिल्लाया। बेवकूफ, तूने कल काम ठीक से किया था कि नहीं? वहाँ तो कोई हंगामा ही नहीं हुआ। लोग अभी भी उसकी तारीफ कर रहे हैं। मैंने तो सब ठीक से किया था मालिक, लेकिन वो बच गया। लगता है उसकी किस्मत बहुत तेज है। बदतमीज, अपनी गलती को किस्मत का नाम दे रहा है। देखता हूँ ये हरिया कब तक बचेगा। मैं उसे चैन से जीने नहीं दूंगा। वक्त बीतता है और इसी बीच शहर के सबसे अमीर इंसान ठाकुर विक्रम सिंह के इकलौते बेटे की शादी तय होती है। ये इस शहर की सबसे बड़ी शादी थी, जिसमें बड़े बड़े लोग आने वाले थे। ठाकुर साहब अपनी बारात के लिए सबसे जायकेदार बिरयानी का इंतजाम करना चाहते थे, जिसके लिए ठाकुर साहब के लोग सबसे पहले हरिया की रेहड़ी पर गए। देख हरिया, ठाकुर साहब की बारात में कम से कम 5000 मेहमान आएंगे। हमें शहर की सबसे बेहतरीन बिरयानी चाहिए। हमने तेरा नाम सुना है। बोल, कितना एडवांस लेगा? हुजूर, ठाकुर साहब का ऑर्डर मिलना मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है, लेकिन मैं माफी चाहता हूँ, मैं इतना बड़ा ऑर्डर नहीं ले पाऊंगा। मैं अकेला आदमी हूँ, मेरी छोटी सी रेडी है। 5000 लोगों के लिए बिरयानी में अकेले नहीं बना पाऊंगा। लालच में आकर अगर खाना खराब हो गया या मेहमानों को पसंद नहीं आया तो ठाकुर साहब की नाक कट जाएगी। ऐसा करिए, आप किसी बड़ी दुकान वाले को ये काम सौंप दीजिए। ठाकुर के लोग वहां से सीधे राहुल की दुकान पर पहुंचे। राहुल के लिए ये तो लॉटरी जैसा था, जिसका सपना वो दिन रात देखता था। 5000 लोगों का ऑर्डर मतलब लाखों रुपए का मुनाफा। उसने बिना अपनी क्षमता सोचे तुरंत हामी भर दी।
आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, ऐसी बिरयानी खिलाऊंगा कि मेहमान अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये मेरा वादा है आपसे। शादी की रात आ गई। ठाकुर साहब का फार्म हाउस रोशनी से जगमगा रहा था। राहुल की बिरयानी के बड़े बड़े पतीले वहां सज चुके थे। मिलावटी मसालों की तेज खुशबू से पूरा पंडाल महक रहा था। मेहमानों ने मिलावटी बिरयानी को बड़े चाव से खाना शुरू कर दिया। राहुल दूर खड़ा अपनी जेब में रखे नोटों के बंडलों को सहलाते हुए मुस्कुरा रहा था। वो सोच रहा था कि आज उसने अपने पति की पूरी जिंदगी की कमाई को एक रात में ही पीछे छोड़ दिया। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि आगे जो होने वाला है वो उसकी जिंदगी को बदल कर रख देगा। डॉक्टर, ये क्या हो रहा है मेरे मेहमानों को? जल्दी देखिए। ठाकुर साहब, ये बहुत ही गंभीर फूड पॉइजनिंग का मामला लगता है। जो बिरयानी मेहमानों ने खाई है उसमें कोई बहुत ही घटिया जहरीला केमिकल मिलाया गया है। अगर इन लोगों को तुरंत बड़े हॉस्पिटल में नहीं ले जाया गया तो सबकी तबीयत ज्यादा खराब हो सकती है, खासकर बच्चों की। कहाँ है वो राहुल? उसने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। शेरा, वीरू, उठाओ अपनी गाड़ियाँ और उस राहुल को जिंदा या मुर्दा मेरे सामने लेकर आओ। उसकी चमड़ी उधेड़ दूंगा मैं। ठाकुर साहब, आप कानून को क्यों हाथ में लेने लगे? इतने लोगों की जान से खेलने के इल्जाम में मैं उस राहुल को वैसे भी नहीं छोड़ने वाला। जैसे ही सारी खबर राहुल के कान में पड़ी, वो शहर से भागने की कोशिश में लग गया। अंधेरी गलियों से छुपते हुए वो उसी बूढ़ी अम्मा की झोपड़ी के पास जा पहुंचा, जिसे उसने बेइज्जत करके भगाया था। प्यास की वजह से उसकी हालत खराब हो चुकी थी। कोई है? दरवाजा खोलो, मुझे प्यास लगी है। पानी दे दो, नहीं तो मेरी जान निकल जाएगी। अरे बेटा, तुम लो पानी पियो। तुम्हारी ये हालत कैसे? क्या हुआ? तुम्हारे पीछे चोर लगे हैं क्या? पानी पीकर राहुल को अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। उसे अपनी सारी हरकतें याद आने लगती है। वो अपने किए पर शर्मिंदा होते हुए सारी बात अम्मा को बता देता है। देखा बेटा, नियति का न्याय ऐसा ही होता है। देखा बेटा, नियति का न्याय कैसा है। जिस बूढ़ी औरत को तूने बदबूदार कहकर अपनी दुकान से निकाल दिया था, आज उसी के हाथों से पानी पीकर तुम्हारी जान बच गई है। इसलिए कहते हैं, जब भी नेकी करने का मौका मिले कर लेनी चाहिए। लालच में पड़ने वाले का कभी भला नहीं होता। तुम्हारे पिता ने जीवन भर लोगों की भलाई, लेकिन तुमने लालच में आकर उनका नाम खराब कर दिया। बूढ़ी अम्मा अभी राहुल को समझा ही रही थी कि तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और राहुल के हाथों में हथकड़ी पहना देती है। राहुल बिना किसी विरोध के सिर झुकाए पुलिस की गाड़ी की तरफ बढ़ने लगता है। राहुल, तूने जो पाप किए हैं ना, उसकी सजा तुम्हें अदालत देगी, पर तुम्हारी असली सजा तो शुरू हो चुकी है। तुम अपनी ही नजरों में गिर चुके हो, और जो इंसान खुद की नजरों में गिर जाए उसके लिए उससे बड़ी कोई सजा नहीं हो सकती। गली में एक बार फिर सन्नाटा छा जाता है। अगले दिन हरिया रोज की तरह अपनी बिरयानी की रेहड़ी लगाता है। पतीले का ढक्कन हटाते ही भाप के साथ शुद्ध बिरयानी की वही खुशबू एक बार फिर उसी पूरे गली में फैल जाती है। मानो आसमान से दीनदयाल जी की आत्मा मुस्कुरा कर कह रही हो, इंसान बदल सकते हैं लेकिन ईमानदारी का जायका और इंसानियत की खुशबू कभी नहीं मरती। वो बस अपना ठिकाना बदल देती है। तो कहानी की सीख, लालच इंसान की बुद्धि और आत्मा दोनों को भ्रष्ट कर देता है। धोखे और मिलावट की बुनियाद पर खड़ा किया गया साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। इंसान जो दूसरों के लिए बोता है, वक्त का चक्र घूमकर उसे वही वापस लौट आता है। ईमानदारी की सूखी रोटी बेईमानी के शाही टुकड़े से कई गुना ज्यादा बेहतर होती है।